नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। और सोने चांदी ने लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद आज अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन कीमतों पर फिर दबाव बनते हुए दिख रहा है। डॉलर में रिकवरी और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर अच्छे संकेतों से कीमतों में फिर कमजोरी आई है। रिकॉर्ड स्तरों से सोना करीब 5,000 और चांदी 14,000 रुपए नीचे है। और ऐसे में इन प्रेशियस मेटल्स को लेकर हाल ही के स्तर पर सपोर्ट मिलेगा या फिर ये गिरावट जारी रहेगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ज्वेलरी बाजार में डिमांड कैसी देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, मेटल फोकस के चिराग सेठ हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और साथ ही मनी लीशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का इस खास शो में स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर ही चर्चा करेंगे। गोल्ड हालांकि हमने देखा है कि सुबह पॉजिटिव शुरुआत के बाद वापस दबाव में आया है। डॉलर इंडेक्स में जो अपसाइड देखने को मिला है, यूएस से जो डेटा इंप्रूव हुआ है और साथ ही साथ जो एसपीडीआर होल्डिंग है उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। तमाम फैक्टर्स है जो कि नीचे खींच रहे हैं गोल्ड को, लेकिन सवाल यही है कि यहां से और कितना डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। चिराग जी, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। ऊपरी स्तरों से हाल ही की गिरावट के बाद कितना रुझान बायर्स का आ रहा है? क्या डिमांड यहां पर इंक्रीज हो रही है या फिर अभी कंज्यूमर्स जो हैं वो और डिप का वेट कर रहे हैं? वॉच का अप्रोच है इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स की तरफ से। आपने जैसे कहा कि ऊपर के स्तर पे अगर हम देखें तो $2070 जो हाई पहुंचा था, वहां से करीबन $150 की का फॉल आ गया है। तो अभी भी मार्केट में फ्रेश ट्रिगर नहीं है गोल्ड को ऊपर जाने के लिए। शायद थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन फेस चलेगा और इसी वजह से इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स आई थिंक थोड़े साइडलाइंस में है। मेरा मानना ये है कि जैसे गोल्ड के दाम फिर से वापस कंसिस्टेंटली ऊपर चलने लगेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स वापस मार्केट में आएंगे। फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन, एक लंबा रेंज ऑफ कंसोलिडेशन लग रहा है मार्केट में। अगले 1 से 2 महीने तक देखा जाएगा। अगले 2 महीने के लिए कुछ कंसोलिडेशन यहां हमारे सोने में बन सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी के बाद बहुत स्ट्रांग मुनाफा वसूली या करेक्शन भी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन चिराग, बाइंग ट्रेंड्स अब यहां पर कैसे हैं? क्योंकि हमने जून और जुलाई में तो थोड़े पॉजिटिव नंबर्स यहां पर आते हुए देखे थे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी थोड़ा बेहतर हुआ था, हायर प्राइसेस पे भी हमने खरीदारी आते हुए देखी है और अब तो जोरदार करेक्शन आई है। तो आपको लगता है अगस्त उस हिसाब से बेहतर हो सकता है और आने वाले फेस्टिवल सीजन में हम इन्वेस्टमेंट डिमांड बेहतर होती हुई देखेंगे? मनीषा, अगर हम ETF की बात करें तो वहां पे अभी तक उतनी ये फॉल के बाद उतनी डिमांड नहीं दिखाई दी है जो हमें शायद अगले पिछले 4-5 महीनों में दिखाई दी है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारा मानना है कि सितंबर के महीने से थोड़ी बहुत डिमांड जरूर पिकअप हो सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन सेटअप हो जाएगा, वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगी। हालांकि द साइज ऑफ वेडिंग्स ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे और उसी की वजह से जो बचत होगी वो हमारा अभी भी मानना है कि गोल्ड में शायद वो बचत का पैसा है वो गोल्ड में जरूर आएगा और उसकी वजह से गोल्ड में डिमांड जरूर इम्प्रूव होगी। हम जो ज्वेलर से बात करें उससे ये जरूर निकल के आ रहा है कि इंक्वायरीज जरूर आ रही है। हालांकि अभी तक बाइंग नहीं आई है, बट सितंबर अक्टूबर में बाइंग जरूर दिखाई देगी। जी, तो सितंबर अक्टूबर में बाइंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर भाई सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को लेकर डिमांड कैसी दिख रही है, स्पेशली इंडस्ट्री से? सिल्वर को लेकर क्या व्यू बन रहा है अभी? दीपाली, इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर में अभी भी वीक है, स्पेशली जो सिल्वर वर्क है या प्लेटिंग है, जो काफी बड़ी मार्केट है। यानी हमारा अनुमान है कि 250 टन की हर सालाना डिमांड सिल्वर वर्क और सिल्वर प्लेटिंग में जाती है। वो मार्केट थोड़ा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। इवन जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स मार्केट है वो भी थोड़ा वीक है। सिल्वर की जो डिमांड आ रही है वो एक्सपोर्ट से आ रही है, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड जरूर दिखाई दे रही है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, बट डोमेस्टिक डिमांड अभी भी थोड़ी वीक है। इवन एज प्राइसेस में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, मांग में कोई बहुत बड़ी बढ़त स्पेशली फिजिकल बाजार में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सुनील, आपको क्या लगता है? क्योंकि काफी वॉलेटाइल स्विंग्स हमने यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही आते हुए देखे हैं। व्यू अब ये है कि अगले 2 महीने तक हमें कंसोलिडेशन देखेंगे, तो किन लेवल्स पर अब ध्यान देना चाहिए सोने और चांदी दोनों में? नमस्कार मनीषा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन बाकी है, बिकॉज जो रिसेंट पॉजिटिविटी मार्केट में आई है, बी इट वैक्सीन को लेके या तो यूएस चाइना का जो फर्स्ट ट्रेड डील जो है उसके ऊपर फिर से पॉजिटिविटी जो है हमको नजर आ रही है।
और उसके अलावा इवन अदर एसेट क्लास जैसे इक्विटी में भी हमको एक रैली देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सेफ हेवन असेट से हट के थोड़ा रिस्कियर असेट की तरफ ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। इवन ईटीएफ में भी जो इन्वेस्टमेंट्स थे कहीं ना कहीं वो डिवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा करेक्शन जो है जारी रह सकता है आने वाले समय में, बट इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स वीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर हम पर्सपेक्टिव देखते हैं आज भी तो 3 फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कि फेड का इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ने वाला है आने समय में। तो लास्ट वीक जो फेड का स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाएंगे नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकता है गोल्ड को। और दूसरा, जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी अभी बिलो 1% के रेंज में है, क्या उसमें भी हमको कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में उसमें भी कोई इजाफा देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जो इन्फ्लेशन है क्या वो कर्ब हो सकता है? तो उसमें भी गुंजाइश नहीं लग रही है, इन्फ्लेशन ऑन द राइज रह सकता है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ये 3 मेजर फैक्टर जो हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को ड्राइव कर सकते हैं। बट ये शॉर्ट टर्म में जो पॉजिटिविटी है कोरोना यूएस चाइना न्यूज के ऊपर और इक्विटी में जो रैली देखने को मिल रही है, तो जरूर एक करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस डॉलर टर्म में $1880 तक का स्टेबलाइज हो सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करूंगा तो 49,500 से लेके 50,000 का एक रेंज जो है स्टेबल हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से अगर देखते हैं। तो अगर हम चांदी के एंगल से बात करते हैं तो देखिए अभी धीरे धीरे लॉकडाउन ईज आउट हो रहा है, तो स्लाइट रिकवरी फ्रॉम द इंडस्ट्री चांदी में हमको देखने को मिल सकती है। स्पेशली जो हेल्थ केयर सेक्टर है और जो सोलर पैनल से वहां से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से फिर से मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे डिमांड आ सकता है। बट गोल्ड जो है सिल्वर को भी फॉलो कर रहा है, तो उसका दो तरफा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। बट मुझे भी लगता है कि सिल्वर 60,000 का पर केजी का एक बेस बना सकता है आने वाले समय में, और वो एक डिसेंट एंट्री लेवल माना जा सकता है चांदी के अगर लेवल्स को हम देखें तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि सेल करके चलना चाहिए। गोल्ड आप 50,000 का टारगेट लेके डे पर्सपेक्टिव से सेल कर सकते हैं, और इवन चांदी भी मुझे लगता है कि 61 या 62,000 के रेंज तक आने तक आप एक सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। बट एक बार 50,000 के रेंज में गोल्ड आता है और 60 या 61,000 के रेंज में सिल्वर आता है, तो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर आप पोजिशनली बाय करके चल सकते हैं दोनों कमोडिटीज में। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये व्यू सुनील का हफ्ते की शुरुआत में भी था, जब हमने पोल किया था तब भी सुनील ने एक्सपेक्ट यही किया था कि 50,000 तक नीचे प्राइसेस इस हफ्ते गोल्ड के जा सकते हैं, वो एक लेवल होगा खरीदारी के लिए। जयप्रकाश, आपका व्यू क्या रहेगा? इनफैक्ट सिल्वर में जो वीकनेस इस हफ्ते दिखी है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा रही है। अब इन लेवल से आपकी क्या स्ट्रैटेजी है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? जी दीपाली, देखिए लास्ट वीक हमारी बात हुई थी शो पे, उसमें भी मैंने इंडिकेशन दिया था कि 50,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है अभी जो करंट नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस और कोविड के थोड़े वैक्सीन के पॉजिटिविटी के कारण, तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। मुझे लगता है यहाँ से एक स्टैगर्ड वे में बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, जिस हिसाब से फेड स्टिमुलस दे रहा है इंडियन इकोनॉमी में, जिस हिसाब से स्टिमुलस है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उसके आसपास नहीं है। तो आने वाले 1-2 महीने में जैसे जैसे यूएस इलेक्शंस नजदीक आएंगे, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगा, यहाँ पे चिंताएं बढ़ेंगी, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को लेके, तो ये सब परफेक्ट इंग्रेडिएंट रहेगा गोल्ड में एक और रैली के लिए। दूसरी तरफ आप अगर घरेलू मार्केट में देखें तो रुपया में भी कमजोरी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, जब अगर फिस्कल डेफिसिट या इकोनॉमिक वीकनेस की बातें आएंगी। तो मुझे लगता है 50,000 एक बेस केस है, लेकिन 50,800 से लेके 50,000 के बीच में बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। सिमिलरली ऑन सिल्वर मुझे लगता है 62,000 63,000 एक अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। जहां तक इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात है, मुझे लगता है 50,800 एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो वहां ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाई किया जा सकता है। 50,500 के स्टॉप लॉस से करीब 700-800 रुपए का तेजी 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी पे है और सोने पर भी, लेकिन अगले 1-2 महीने कंसोलिडेशन वाले हो सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 50,000 तक के लेवल्स पे यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन वो लेवल यहाँ पर टूट भी सकता है। तो स्टैगर्ड तरीके से यहाँ पर आपको खरीदारी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में करनी होगी। चिराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की, लेकिन नजर डालनी चाहिए यहाँ पर कच्चे तेल पर भी, क्योंकि लॉरा नामक हरिकेन जो कि कैटेगरी 3 हरिकेन है, उसकी वजह से हमने नियरली 85% कच्चा तेल और 70% गैस और नेचुरल गैस का जो आउटपुट है वो
गल्फ ऑफ मेक्सिको में बंद होते हुए देखा है और आज शाम को या कल अर्ली मॉर्निंग यहां पर ये लैंडफॉल हो सकती है, जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमने कच्चे तेल के भावों में आते हुए देखा है। तो 5 महीने के हाईज पे कच्चा तेल और नेचुरल गैस फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और 46 के स्तर हमने यहां पर ब्रेंट में आते हुए देखे हैं। जयप्रकाश, कच्चे तेल में अब आज के कल के लिए 1-2 दिन के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए? जी मनीषा, मुझे लगता है जो हरिकेन की न्यूज़ है वो करेंटली प्राइस्ड इन है और जो मेजर कंसर्न यहाँ पे है वो है डिमांड आउटलुक को लेके, जो अभी भी वीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे करंट लेवल पे भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी बेचा जा सकता है। ट्रेड कोई अगर शॉर्ट टर्म नजरिया रखता है तो 3260 का स्टॉप लॉस रख के बेचना चाहिए। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म व्यू रखें तो 3320 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह होगी। मुझे लगता है विद इन अ वीक पर्सपेक्टिव आई थिंक 3000 तक का लेवल भी पॉसिबल है, देखने को मिल जाए। इसके अलावा क्विकली बेस मेटल्स को देखें तो फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बास के साथ ज्यादा बेस मेटल्स ट्रेड हो रहे हैं और अमेरिका चीन में जो ट्रेड डील होने की बात हो रही है उससे मेटल्स को सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कॉपर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, एल्यूमिनियम निकल में भी थोड़ी खरीदारी दिख रही है। सुनील, कहीं खरीदारी करनी है बेस मेटल्स में आज के लिए? जी दीपाली, मुझे लगता है जो यूएस चाइना का फेज 1 डील है उसमें जो पॉजिटिविटी आई है और इवन जो कोरोना वैक्सीन को लेके जो मार्केट में पॉजिटिविटी है उससे जो जो प्रोडक्शन ठप था या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैम्पर्ड था वो कहीं ना कहीं एक रिकवरी के मोड में है और ज्यादातर इकोनॉमिक डेटा जो हम देख रहे हैं बीट फ्रॉम यूएस और चाइना सारे पॉजिटिव आउटकम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम जो है बरकरार रह सकता है। हालांकि हम बोल सकते हैं बेस मेटल के प्राइसेस लास्ट 1.5-2 साल में एक पीक लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कैप हो गए हैं या तो ये टॉप हो गए हैं इस लेवल पे। मुझे लगता है कि मोमेंटम और तेजी लेके जा सकता है और 5 से 8% तेजी की जो आशंका है वो उसमें हम देख सकते हैं आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कॉपर जो सितंबर का वायदा है वो 517 के रेंज में बाई इनिशिएट किया जा सकता है और 515 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और डे पर्सपेक्टिव से 521 से 524 तक का टारगेट लिया जा सकता है बेस मेटल में, कॉपर में। ठीक है, तो कॉपर में खरीदारी की सलाह है 521 के टारगेट्स के लिए 515 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको कमोडिटी तो बताएंगे ही, साथ ही बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की और स्पेशली फोकस रहेगा सोयाबीन का, जहां पर हम लगातार चौथे दिन अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो यहां भी आगे का आउटलुक समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी बाजार में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है हॉट कमोडिटीज। तो आइए दीपाली से जानते हैं कि कौन सी कमोडिटी में आगे एक्शन रह सकता है, इंट्राडे या फिर पोजिशनल। और हॉट कमोडिटी के तौर पर आज जिसे चुना गया है वो है जिंक। जिंक में खरीदारी की जा सकती है इंट्राडे और पोजीशनल दोनों ही पर्सपेक्टिव से और 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक तो अक्रॉस ऑल मेटल पैक जो सेंटीमेंट्स अब पॉजिटिव बने हुए हैं, हर डिप्स पर बाइंग देखी जा रही है और जिंक के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि बोलीविया की जो लार्जेस्ट माइन है उन्होंने पैंडेमिक वापस फैलने की वजह से जो अपने ऑपरेशन हैं उनको सस्पेंड किया है। तो ये एक ट्रिगर है क्योंकि ये जिंक लेड माइन है काफी बड़ी, तो वहां पर ऑपरेशन बंद हुए हैं तो उसका एक फायदा पहुंचेगा। साथ ही डॉलर भी जो मॉडरेटली हमने देखा है कि थोड़ा वीकर ही रहा है। यूएस के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहा है। चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होने की बात हो रही है वो भी अक्रॉस मेटल पैक के लिए पॉजिटिव है। तो ये कई ट्रिगर्स हैं जो कि मेटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और जिंक में इसीलिए खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। जो टारगेट्स रहेंगे 199 के रहेंगे, 195.5 196 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 194.5 पर मेंटेन करना होगा। तो जिंक एक यहां पर बेस मेटल है जहां पर हॉट कमोडिटी के तौर पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है 199 के टारगेट्स के लिए। चलिए, खरीदारी यहां पर जिंक में की जानी चाहिए और जैसे दीपाली ने आपको सारे फंडामेंटल्स गिनाए, यहां पर काफी बेहतरीन हमने मूव्स आते हुए देखे हैं पिछले 1-1.5 महीने में और जैसे बात की गई तेजी यहां पर अभी भी जारी है। 199 के टारगेट्स वहां पर निकल कर आए हैं। ये तो बात हुई कमोडिटीज की, लेकिन बात अब करेंगे यहां पर मॉनसून की, जहां पर जुलाई की सुस्ती के बाद जहां पर हमने 10% की डेफिशिएंसी देखी थी बारिशों में, अगस्त में अब तक 20% बारिश एक्सेस हुई है। कई जगहों पे तो बाढ़ जैसे हालात में भी हैं। मौसम विभाग
विभाग ने अगले 3-4 दिन में उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में तेज बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे पास IMD के DS पाय जुड़े हैं। डॉक्टर पाय नमस्कार। ऑफ कोर्स अगस्त यहाँ पर नॉर्मल से हमने ज्यादा ही बारिश आते हुए देखी है, लेकिन जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके डेफिनेटली चिंताएं हैं। हेलो जी अभी तक 107% मिला है पूरी भारत के लिए जी। और जैसे आपने बताया नॉर्थ वेस्ट इंडिया को 14% कम है, लेकिन अभी नेक्स्ट ऑलमोस्ट अप टू 28-29 तक उधर वाइड स्प्रेड टू फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट में हिमाचल, वेस्ट उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, जिधर अभी तक बारिश कम थी उधर भी। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेफिनेटली इंप्रूव करेगा रेनफॉल एक्टिविटी। टिल 28-29 तक पूरा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश रहेगी, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते सितंबर में थोड़ी बारिश ओवरऑल कम होने की संभावना है। ओके, नॉर्थ ईस्ट आप कैसे देखते हैं मिस्टर पाय? बिकॉज यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा रही है, बाढ़ का सिनेरियो हमने साउथ पेनिनसुलर में भी आता हुआ देखा है। कितनी बारिश एज ऑफ नाउ यहाँ पर है एक्सेस के तौर पर, और आगे क्या उम्मीद है? देखिए सदर्न पेनिनसुला में अभी तक 24% सामान्य से ज्यादा है और नॉर्थ ईस्ट में 4% नॉर्मल से ज्यादा है। और नेक्स्ट आप देखेंगे एक हफ्ते तक दोनों पार्ट में रिलेटिवली रेनफॉल कम होने की उम्मीद है, इसलिए आप देखेंगे ये भी नॉर्थ ईस्ट में भी इतना एक तो जगह छोड़कर के इतना बारिश नहीं होगी। सदर्न पेनिनसुला में भी ओकेशनल एक आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी और किधर हेवी रेनफॉल हो सकता है, अदरवाइज पूरा नेक्स्ट 1 वीक के लिए इधर दोनों जगह बारिश कम होने की उम्मीद है। मिस्टर पाय सेंट्रल इंडिया में क्या हाल है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर बेल्ट है? देखिए अभी तक बहुत अच्छी सिनारियो है, ऑलमोस्ट 15% ज्यादा है सामान्य से। अभी नेक्स्ट जो वेलमार्क लो था यस्टरडे नॉर्थ बे में, ये अभी चलते आगे पूरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में जाने की उम्मीद है। इसकी वजह से ओडिशा, गंगाटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट 4 दिन के लिए इधर पूरी बारिश मिलने की उम्मीद है, जैसे मैंने बताया था सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सो ओवरऑल मुझे लगता है पूरा एंटायर सेंट्रल इंडिया अच्छी बारिश मिली है। डॉक्टर पाय बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली थोड़ी सी सितंबर के पहले हफ्ते में जाकर थोड़ी सी बारिश में यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में जैसे उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिन यहाँ पर बारिश और भी जारी रह सकती है, और अब तक हमने नॉर्मल से 15% ज्यादा यहाँ पर बारिश होते हुए देखी है। सोयाबीन की कीमतों में आज चौथे दिन लगातार तेजी देखने को मिली है। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत, भारी बारिश के कारण फसल को नुकसान की आशंका से यहाँ पर बढ़त है, और सीबॉर्ड पर भी सोयाबीन 7 महीने की ऊंचाई पर है। GGN रिसर्च के नीरव देसाई अब हमारे साथ जुड़े हैं। नीरव, आपने वो कॉन्वर्सेशन सुना, बारिश अभी भी अगले 3-4 दिन यहाँ पर जारी रह सकती है, फसल का क्या हाल है और इससे कितना इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ सकता है? देखिए अभी तक की सिचुएशन ये है कि काफी अच्छा पानी हमको मिला है, टू दी पॉइंट दैट लास्ट वीकेंड पे काफी एक्सेस पानी था। इंदौर में एक दिन में 12 इंच पानी गिरा था। इन सब से सिचुएशन थोड़ा लोकल फ्लडिंग का और एक्सेस वाटर का हुआ लो लाइंग फील्ड्स में, और थोड़ा सा जो रिवर बेल्ट्स हैं नर्मदा के आसपास के, वहाँ सब जगह वाटर एक्यूमुलेशन के कारण थोड़ा सा इशू आया। पर अच्छी बात यह है कि उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में बीच बीच में सनशाइन भी आ रही है और उतना हैवी डाउनपोर नहीं है। पर इसके साथ में ये भी बात आ रही है, थोड़ा सा इंदौर, देवास, हरदा, 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो इंदौर से सराउंडिंग है, यहाँ पे एक येलो मोज़ैक वायरस का थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, विच इज इम्पोर्टेंट टू कीप एन वॉच ऑन। उसके कारण ही मार्केट में कल भी और आज भी थोड़ी सी एक मोमेंटम बनी हुई है। तो आई थिंक वेदर अगर एक्सेस पानी गिरता है तो थोड़ा सा इशू रहेगा। अभी के लिए पानी सफिशिएंट हो चुका है और एक कंटिन्यूअस स्लो रेन वुड बी वेलकम, हेवी रेन विल क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सुनील, आपका क्या व्यू है सोयाबीन के प्राइसेस पर, क्योंकि हमने बढ़त आते हुए देखी और जैसे नीरव ने कहा येलो मोज़ैक वायरस की वजह से हमने यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, यहाँ से क्या रुझान है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि प्राइसेस ऑलरेडी थोड़ा बढ़ चुके हैं, जो फंडामेंटल्स अभी डिस्कस किए गए। मुझे लगता है कि अराइवल्स जो है मार्केट में कम है,
इनफैक्ट इंटेंशंस जो सेलिंग का है वो कम नजर आ रहा है, उस वजह से हमको मार्केट में एक अक्यूट शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी चीज, इवन सोया मील की डिमांड में जो है बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री से, और इवन जो इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं उसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस जो है थोड़ा पॉजिटिव बयास में ट्रेड करने जैसा लग रहा है। और डे पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि सोयाबीन में एक और 40-50 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो इंटरडे ट्रेडर्स को मैं एडवाइस करूंगा, सोयाबीन जो है तकरीबन 3870 के रेंज में बाई कर सकते हैं। 3840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 3920 तक का एक डे पर्सपेक्टिव से टारगेट किया जा सकता है। खाने के तेलों में तेजी तो बरकरार थी ही, सिर्फ सोयाबीन में बढ़त देखने को नहीं मिली थी और वहां पर भी अब हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। नीरव, जयप्रकाश, सुनील, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस प्रदीप पंड्या के साथ।